नमस्कार मित्रों, आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी आज के दिन को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। पराक्रम दिवस, ये पराक्रम दिवस भारत के उसी स्वतंत्रता सेनानी की याद में मनाया जाता है, भारत के उसी राष्ट्र नायक की याद में मनाया जाता है, भारत के उसी वीर सपूत की याद में मनाया जाता है जिसने किसी भी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ महज और महज एक ही उद्देश्य को अपने जीवन में निर्धारित किया था, और वो था किसी भी कीमत पर देश की आजादी। उस राष्ट्र नायक का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आज इन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये बात अलग है कि गांधीयन फेज पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गांधी जी पे वार्ता चल रही थी, लेकिन आज मैंने रोक कर थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का भारत की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने न केवल भारत की मातृभूमि पर भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, बल्कि जर्मनी जाकर, सिंगापुर जाकर, जापान जाकर, जहां जहां से जिस तरह से उन्हें मदद मिल सकती थी राष्ट्र को आजाद कराने के लिए, उस तरह से उन्होंने मदद प्राप्त करने का प्रयास किया था। अंततः देश की आजादी के लिए ही अपने अंतिम रूप से प्राण निछावर किए थे। यह बात अलग है कि उनके अंतिम समय 15 अगस्त 1945 को, 15 या 16 अगस्त 1945 को ऐसा माना गया कि वो अंततः अपने प्लेन से उड़े और ताइवान ताइपेई में उनका विमान क्रैश हो गया और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। खैर, इन सारी चीजों पर चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा देश की आजादी में, कितने जीनियस व्यक्ति थे, किस किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम में सुभाष चंद्र बोस से प्रीलिम्स से लेकर मेंस में अनेकों बार कई प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएससी या आईएएस की बात करें तो एक बार प्रश्न आया था हिस्ट्री ऑप्शनल में कि सुभाष चंद्र बोस में फांसीवादी, गांधीवादी और समाजवादी तीनों लक्षण विद्यमान थे। यह हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रश्न था। इसके अलावा कब कब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, कब उन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्वालिफाई किया, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आए। इसके बाद में उन्होंने कब फॉरवर्ड ब्लॉक को गठित किया, कब वो जर्मनी पहुंचे, कब उन्हें नजरबंद किया गया, किस पासपोर्ट के नेम से वो जर्मनी पहुंचते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज टुडे इज पराक्रम दिवस, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है भारत सरकार। और तो इसी मुद्दों पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये 9 भाई बहन थे और इनके जो पिताजी का नाम था वो था जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम था प्रभावती बोस। पिता माता, जानकी नाथ बोस इनके पिता थे और प्रभावती बोस इनकी माता थी। भाई बहनों में ये 9 मेंबर्स थे, अपनी फैमिली में 9 लोग थे, सारे भाई बहन मिलाकर। जन्म के बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने पहला जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज था, कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज, यहां पर दाखिला लिया था। लेकिन यहां पर यह हुआ कि एक अंग्रेज विद्यार्थी था, सॉरी अंग्रेज टीचर था, तो उसने एक हिंदुस्तानी विद्यार्थी के साथ उसका
मिसबिहेव किया और दुर्व्यवहार कह सकते हो। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इसके विरोध में आवाज उठा दी उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मिलकर, जिसकी वजह से जो वो अंग्रेज प्रोफेसर थे, जो टीचर थे, उनका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से अपना बीए, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री इन्होंने कंप्लीट की। और फिर ये 1920 में लंदन में इन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई किया और इसमें फोर्थ रैंक अचीव की। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे देश की चिंता होती है उसे पद का लालच नहीं होता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना ही था, वो उनका स्टेटमेंट ही था सुभाष चंद्र बोस का, कि जिसके जीवन में उसे अपने भय का सामना ना करना पड़ा हो, जिसके जीवन समस्याओं से ना गुजरा हो, तो उसे अपने जीवन का आधा स्वाद मिला ही नहीं है। ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट था। और वो हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करने की बात करते थे। वो कहते थे कि सदैव अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि उधार की ताकत सदैव घातक साबित हुई है। खैर, 1920 में लंदन में ये आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को, और उसमें ये फोर्थ रैंक लेकर आते हैं। लेकिन इसी वर्ष इस्तीफा देकर 1921 में ये भारत आ जाते हैं। और भारत आकर ये सीआर दास, चित्तरंजन दास व गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब ये ज्वाइन करते हैं तो पहली ही बार इनको 1921 में 6 माह की जेल के लिए भेज दिया जाता है। 6 माह जेल में गुजारते हैं। आगे 1923 में ये कलकत्ता के मेयर बनते हैं। और 1924 में इन्हें पुनः मांडले जेल, वर्मा में भेज दिया जाता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से उठते रहे हैं, तो उन पे मैंने चर्चा की है। तो ये इनकी जर्नी चल रही होती है और इस समय तक धीरे धीरे करके कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव बढ़ता जा रहा होता है। और इसी समय होता यह है कि इनकी मुलाकात होती है नेहरू जी से, और नेहरू जी से मुलाकात होने के उपरांत इनकी गतिविधियां निरंतर बढ़ते हुए 1926-27 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित करने वाले नेता बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। जब 1928 में, मैं पहले जैसे गांधीयन फेज में मैं चर्चा कर चुका हूं कि 1927 में साइमन कमीशन का जब विरोध होता है भारत में, तो उसके बाद जो भारत सचिव होते हैं बर्केन हेड, वो भारतीय राजनीतिक दलों को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि यदि आप में योग्यता है तो सर्वसम्मति से सारे लोग मिलकर एक संविधान प्रस्तुत करें। इसी के लिए 1928 में कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है, जिसमें नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू समिति, नेहरू कमेटी का गठन होता है। नेहरू कमेटी का गठन होता है और इसमें 3 महीने के अंदर विदिन 90 डेज एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया जाता है। ये जो नेहरू समिति होती है, नेहरू कमेटी, ये विदिन 90 डेज में एक ड्राफ्ट बना के तैयार कर देती है। संवैधानिक ड्राफ्ट होता है, लेकिन भारत में जो राज कर रही होती है उसमें ब्रिटिश हुकूमत इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। इसमें कई मुद्दे लिए जाते हैं। इस नेहरू जो कमेटी होती है, इसमें जो संविधान तैयार किया जाता है, जिसमें मूल अधिकार होते हैं, संयुक्त निर्वाचन की बात होती है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट से जेएल नेहरू व राष्ट्रनायक सुभाष चंद्र बोस दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं। नेहरू समिति से या नेहरू कमेटी की रिपोर्ट से दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज से अब कम पर कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होते।
1928 में जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लगभग पूरे देश का दौरा करते हैं, जनमत एकत्र करने के लिए पूरे देश का दौरा। अगर ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जाए कि पूरे देश का दौरा जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर कब किया था, तो ये 1928 में करते हैं पूरे देश का दौरा। सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही होती हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बंगाल के क्षेत्र से इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक सीआर दास होते हैं, दूसरे सीआर दास के बाद जो एक महत्वपूर्ण नायक बंगाल क्षेत्र से उभर कर आते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भागीदारी निभा रहे होते हैं। वैसे तो अनेक नायक होते हैं, अनेक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं बंगाल प्रांत से जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी भागीदारी निभाई थी, लेकिन सीआर दास के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नाम के रूप में उभर कर आते हैं वो सुभाष चंद्र बोस ही है। सुभाष चंद्र बोस ये उभर कर आते हैं बिकॉज सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधीवादी नीतियों को तो मानते ही थे, लेकिन इनके ऊपर समाजवाद का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। समाजवाद का प्रभाव, और उस समय तक कई समाजवादी पार्टियां स्थापित हो चुकी थी। जैसे 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी, श्रमिक किसान पार्टी स्थापित हुई थी, उसी समय कीर्तिकार कामगार यूनियन की स्थापना हुई थी। तो जो समाजवाद का प्रभाव था वो कांग्रेस के ऊपर डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस जो देश के राष्ट्र नायक थे, इनके पास भी या इनके नेतृत्व में समाजवादी रुझान अपने उत्थान पर था। वामपंथी विचारधारा को मानने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1938 में 1938 में हरपुरा, ये पूछा गया कि हरपुरा है कहां पर, तो हरपुरा ये गुजरात में है। पहली बार 1938 हरपुरा गुजरात में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। जो वार्षिक अधिवेशन होता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। यहां सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में अध्यक्ष बनते हैं, इसके बाद में, इसके तत्काल बाद जब 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है कांग्रेस का, त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में है, ये दोनों मिलाने के लिए पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि हरपुरा कहां है, त्रिपुरी कहां है। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। तो इस त्रिपुरी अधिवेशन में एक संकट उभर कर आता है, और संकट यह होता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ होते हैं सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभ सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन होता है। इस जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को लगभग 1580 वोट मिलता है और 1377 वोट पट्टाभ सीतारमैया को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस फिर से त्रिपुरी अधिवेशन में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस की जीत और पट्टाभ सीतारमैया की हार, इसे गांधी जी अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभ सीतारमैया को एक उम्मीदवार के रूप में मैंने खड़ा किया था और पट्टाभ सीतारमैया की हार हो गई, तो ये पट्टाभ सीतारमैया की हार नहीं बल्कि ये मेरी हार है। मुझे लगता है कि यहां पर वामपंथ का रुझान अधिक थोड़ा सा बढ़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी या जितने भी समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, उन्होंने सुभाष को अध्यक्ष पद के लिए चुनना अधिक मुनासिब समझा था, क्योंकि उनका मानना था कि सुभाष चंद्र बोस एक लड़ाकू राजनीति, एक जुझारू राजनीति के प्रतीक हैं। यदि इन्हें करते हैं तो देश आजाद होने में जो संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष को और अधिक बल प्राप्त होगा। खैर 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं और पट्टाभ सीतारमैया की हार हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस
1939। सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो इसमें होता यह, जब गांधी जी से अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और वो कहते हैं कि पट्टाभ सीतारमैया की हार मेरी हार है, और तो सोशलिस्ट दल या कम्युनिस्ट दल सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर अलग हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव नो डाउट की बहुत अधिक होता है और सुभाष चंद्र बोस पर यह दबाव डाला जाता है और इसके लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जयप्रकाश नारायण। कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष जरूर बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन वो गांधी जी के परामर्श से करें। परंतु सुभाष चंद्र बोस इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। अंततः सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देकर वो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर देते हैं। उन्नीस में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था, तो ये 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था कांग्रेस से रिजाइन करने के उपरांत में। खैर, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हो जाता है। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करने के बाद में 23 जुलाई 1939 को अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस मनाते हैं। अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस यह भी पूछा जा चुका है, इसको मनाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का एक मुख्य कार्यकर्ता या एक सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक मजबूत पिलर होते हैं और वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर देते हैं और एक अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस को वो मनाते हैं। तो जो कांग्रेस की केंद्रीय समिति होती है, इसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक जो मुख्य कार्यकर्ता है कांग्रेस का, ठीक है ना, वो अलग हो चुका है और वो अपनी नीतियों का अनुसरण अपने अकॉर्डिंग अलग कर रहा है। तो इसके प्रभाव में होता यह है कि सुभाष चंद्र बोस को पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और अनेक प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इनको जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है और हटाने का काम करते हैं पटेल जी। पटेल जी इनको बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा देते हैं। जब हटा देते हैं, खैर, तो सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस केंद्रीय समिति की कड़ी आलोचना करते, क्योंकि कांग्रेस की जो केंद्रीय समिति होती है इसी समय प्रस्ताव पारित करती है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या कांग्रेस का से जुड़ा हुआ कोई भी दल कांग्रेस की केंद्रीय समिति की अनुशंसा के बिना आंदोलन नहीं छेड़ सकता, या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से किसी आंदोलन को नहीं चला सकता। बट ये कांग्रेस की केंद्रीय समिति के द्वारा कहा जाता है। और जब ये कहा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस इस निर्णय की, कांग्रेस केंद्रीय समिति के इस निर्णय की तीव्र आलोचना करते हैं। खैर, इसके बाद में होता यह है कि सुभाष चंद्र बोस को 1940 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको उनके घर में ही कैद कर लिया जाता है। जब उनके घर में उनको कैद कर लिया जाता है तो यहां पर ये जियारुद्दीन के भेष में यहां से निकल लेते हैं और यहां से निकलने के बाद वो अफगानिस्तान पहुंचते हैं और अफगानिस्तान पहुंचाने में एक व्यक्ति इनकी मदद करता है जिसका नाम होता है भगत राम। और यह भी बताया जाता है कि अफगानिस्तान पहुंचते हैं आबिद हुसैन के नाम से ये अफगानिस्तान पहुंचते हैं। अफगानिस्तान से ये रूस जाते हैं और रूस से पहुंचते हैं ये जर्मनी, और जर्मनी में यही इनकी मुलाकात होती है हिटलर के साथ में। अब जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच जाते हैं और हिटलर से इनकी मुलाकात होती है, इसी समय हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका होता है। जैसा कि हम जानते हैं 1 सितंबर
1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका होता है। कुल मिलाकर जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश के खिलाफ थे, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध थे, किसी भी स्थिति में देश को आजाद कराना चाहते थे। देश का राष्ट्रीय नायक इन्हें इसी आधार पर कहा जाता कि किसी भी कीमत पर बस देश की आजादी चाहते थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा होता है और जर्मनी में हिटलर से मुलाकात करते हैं तो हिटलर इनको मदद देने का आश्वासन देते हैं। हिटलर जो भी सैनिक इटली में, जापान में, जर्मनी में जो भी सैनिक ब्रिटिश सेना के रूप में जो भारतीय सैनिक काम कर रहे होते हैं और जो इटली जर्मनी के द्वारा अरेस्ट किए जाते हैं, वो सारे सैनिक सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा मिल जाते हैं और उनको मिलाकर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में ही मुक्ति सेना का गठन करते हैं। यहां पर मुक्ति सेना का गठन करते हैं और जर्मनी में ही ड्रेसडेन में इस मुक्ति सेना का दफ्तर या कार्यालय स्थापित करते हैं। ये घटना 1941 की है। 1941 में मुक्ति सेना का गठन और ड्रेसडेन जर्मनी में अपनी इस मुक्ति सेना का कार्यालय स्थापित करते हैं। और जो इसी समय यही दौर होता है जब जर्मनी की जनता सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारती है। नेताजी। खैर, यहां तक तो हम लोगों ने समझा कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे 1938 हरपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कैसे उनका टकराव अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी के साथ हो जाता है, क्योंकि गांधी जी अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। अतः सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं और इसके बाद में 23 जुलाई 1939 को वो अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कांग्रेस की जो केंद्रीय समिति होती है, तो उस समय कांग्रेस की केंद्रीय समिति के प्रमुख होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष को दंडित करने के रूप में वो क्या करते हैं कि बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी सुभाष चंद्र बोस को निष्कासित कर दिया जाता है और सुभाष चंद्र बोस पर कई तरीके के प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं। इस समय दोनों के बीच समझौता कराने के लिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में समझौता कराने का एक प्रयास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए संघर्षरत है, उनकी विचारधारा आप लोगों से अलग नहीं है और उन पर लगे हुए सारे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाए। तो बदले में गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने पत्र के माध्यम से ही बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस परिवार के एक बिगड़ैल बच्चे की तरह कार्य कर रहे हैं, उन्हें अनुशासन सिखाने का प्रयास कीजिए। खैर, जो भी हो, बात नहीं बन पाती, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को नहीं मानते थे। गांधी के प्रति उनकी श्रद्धा या उनकी भक्ति या कह सकते हैं गांधी के प्रति उनका जो समर्पण का भाव तो सदैव बना रहा। क्योंकि अभी आगे हम चर्चा करेंगे, जब वो अपनी आजाद हिंद फौज स्थापित करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करेंगे, तो उसमें जो ब्रिगेड है वो एक गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, इस तरीके से हम चर्चा करेंगे जो वो आगे चलकर स्थापित करेंगे। खैर, हम लोग आते हैं कि यहां पर, लेकिन यहां एक मुद्दा ये आ जाता है कि बिकॉज सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिल तो गए थे, लेकिन इनके अंदर वामपंथ का भी रुख था, समाजवाद का भी रुख था इनके अंदर। तो जब हिटलर इनको रसिया के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहता है तो इन्हें परेशानी होने लगती है और ये जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया यानी सिंगापुर जाने का निश्चय लेते हैं और ये इक्कीस अक्टूबर 1943 को ये पहुंचते हैं सिंगापुर और इसी दिन यहां पर दिल्ली चलो का विख्यात नारा देते हैं। दिल्ली चलो का विख्यात नारा देते हैं। सॉरी, यहां पर 21 अक्टूबर नहीं है, जुलाई है, जुलाई 1943 में ये सिंगापुर पहुंचते हैं और दिल्ली चलो का विख्यात नारा देते हैं और यहीं पर 21 अक्टूबर 1943 को वो INA, इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करते हैं, आजाद हिंद सरकार जिसको बोला गया। तो यहां पर आजाद हिंद फौज और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करते हैं
इसके बाद में ब्रिटिश के विरुद्ध वो संघर्ष का ऐलान कर देते हैं, एक घोषणा कर देते हैं कि ब्रिटेन अमेरिका के विरुद्ध अब भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज फाइट करेगी। तो जो धुरी राष्ट्र होते हैं, जो ब्रिटिश के विरुद्ध होते हैं, यानी जर्मनी, इटली, जापान, इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार को तुरंत मान्यता भी दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के साथ संघर्ष प्रारंभ करते हैं और उनकी सेना वहां से चलते हुए आगे बढ़ती है। और सबसे पहले, बिकॉज जब सिंगापुर से चलेंगे तो सबसे पहले ये भारत के, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहां नागालैंड है, यहां मणिपुर, मिजोरम, तो यहां से सिंगापुर से चलते हुए यहां पर भारतीय राष्ट्रीय सेना आती है और कोहिमा में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। कोहिमा में सुभाष चंद्र बोस अपना तिरंगा झंडा फहराते हैं और यहीं पर आजाद हिंद फौज जो गठित की जाती है, उसमें आजाद हिंद फौज की कई ब्रिगेड होती हैं, जिसमें कई ब्रिगेड के नाम भी पूछे गए हैं। इसमें गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, झांसी रानी ब्रिगेड, ये सारी ब्रिगेड की स्थापना करते हैं कुल मिलाकर। और ये जब सरकार स्थापित हो जाती तो इसी दिन ये गांधी जी 1944 में 6 अक्टूबर 1944 को आजाद हिंद फौज रेडियो से घोषणा करते हैं, गांधी जी को संबोधित करते हुए कि हे भारत के राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है और इस युद्ध में हमें आपका पवित्र आशीर्वाद चाहिए। और उसके बाद ये संघर्ष प्रारंभ होता है। आजाद हिंद फौज आगे बढ़ती है और कोहिमा पर तिरंगा झंडा फहरा देती है। लेकिन इसी समय 6 और 9 अगस्त 1945 को, जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर परमाणु हमला कर दिया जाता है। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के द्वारा सरेंडर कर दिया जाता है, जापान आत्मसमर्पण करता है। और उधर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर रशियन फौजों से घिर चुका होता है, इसलिए वो भी सुसाइड करता है। तो 15 या 16 अगस्त को 1945 को सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन से अज्ञात दिशा की ओर उड़ते हैं और फिर उनका नाम नहीं सुना जाता है। एक मत के अनुसार ये कहा जाता है कि ताइवान के ताइपेई में उनका जो विमान था वो क्रैश कर गया, उसमें सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। दूसरा ये कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये विवादास्पद प्रश्न है, हालांकि वर्तमान सरकार द्वारा इनकी फाइलें खोलने की बात की गई थी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दूसरा मत यह है कि ये सोवियत रूस पहुंचे थे, वहां पर स्टालिन के द्वारा इन्हें कैद कर लिया गया था। लेकिन मेरा मानना है कि सुभाष चंद्र बोस को स्टालिन कैद नहीं करता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को स्टालिन लाइक करता था। और जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको लाइक नहीं करता था स्टालिन, जो रसिया का उस समय एक तरीके से ऑल इन ऑल एक डिक्टेटर था। तो क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल वर्ड बोला था स्टालिन ने जेल नेहरू के लिए, जो कि मैं नहीं बोल सकता हूं यहां पर, तो वो वर्ड है, आप लोग कभी पढ़ेंगे आगे तो उसको समझेंगे। तो जेल नेहरू को तो लाइक करते नहीं थे, तो ऐसी संभावना नहीं थी कि सुभाष चंद्र बोस को स्टालिन ने मार दिया, ये था। कुछ लोग गुमनामी बाबा के नाम से, एक प्रसंग आता है कि गुमनामी बाबा के नाम से थे और 1985 में अंतिम सांस इन्होंने ली है। वास्तविकता क्या थी, यह भी विवादास्पद प्रश्न है। प्रत्येक इतिहासकार यही कहकर बचकर निकल जाता है। इस पर कई एक आयोग भी गठित किए गए और उन आयोग के द्वारा एक आयोग गठित किया गया, मुखर्जी आयोग। उसने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है ताइपेई में हुई और उनकी जो अस्थियां हैं वो जापान के रेनको मंदिर में रखी हुई हैं। तो जब उन अस्थियों को लाने की बात की गई, जैसे उस समय रक्षा मंत्री थे जिस समय शायद 97 में मुलायम सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं इनको लेकर आऊंगा।
सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को, तो कलकत्ता में ही उनके इसके विरुद्ध केस हो गया था कि पहले ये तो प्रूव होना चाहिए कि हड्डियां उन्हीं की हैं या किसी और की हैं। खैर, अभी तक सुभाष चंद्र बोस की जो वास्तविकता है कि ये जीवित थे आजादी के बाद या नहीं थे, गुमनामी बाबा के बारे में बताया जाता है कि उनके पास जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये प्रमाणित करते हैं कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। पर्दे के पीछे बैठकर वो बोला करते थे, गुमनामी बाबा। और वो एक बाबा जो होता है तो वो बात करता है आध्यात्म की, लेकिन गुमनामी बाबा सदैव ये बात करते थे कि पाकिस्तान में इस समय ये हो रहा है, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में इस समय क्या हो रहा है उसकी भी मुझे जानकारी है। गुमनामी बाबा के विषय में ऐसा कहा जाता है। खैर, ओवरऑल जो भी था, लेकिन देश के राष्ट्रनायक सुभाष चंद्र बोस ने अंततः सब कुछ किया तो अपने देश के लिए किया, देश की आजादी के लिए किया, क्योंकि उनका एक और एक सबसे बड़ा उद्देश्य था किसी भी कीमत पर देश की आजादी। उनका मानना था, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उनका मानना था, यहां भी थोड़ा सा गांधी जी से उनका मतभेद हुआ था, उनका मानना था कि अगर हम विदेशी ताकत के माध्यम से देश को आजाद करा सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को परमिशन, लेकिन गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये लोकतांत्रिक देश है और फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्षरत है, तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें परेशान नहीं कर सकते। लेकिन सुभाष का मत इससे थोड़ा अलग था। खैर, तो कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे, कुछ कहानी थी इस राष्ट्रनायक के बारे में। इस पराक्रम दिवस के अवसर पर उस पर मैंने चर्चा की है, कुछ बहुत पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं जो कि आपके एग्जाम व्यू से काम में आएंगे। और सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ कि समाजवादी, तो समाजवादी लक्षण था सुभाष चंद्र बोस के अंदर, ठीक है ना। तानाशाही तो तानाशाही जो हिटलर से मिले जाकर, और फांसीवादी तरीके से सैनिक शक्ति के माध्यम से देश को आजाद कराने की बात की जाती है। किसी भी हद में वो देश की आजादी चाहते थे, इसलिए ये माना जाता है कि उनमें फांसीवादी रुख भी था। ओवरऑल जो भी था, देश के राष्ट्रनायक थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारा देने वाले थे। ये जब 21 अक्टूबर 1943 को, ये जब जुलाई 1943 को जब ये पहुंचते हैं सिंगापुर जर्मनी से, तो यहीं पर ये नारा देते हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जुलाई 1943 को। और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, आजाद हिंद सरकार का ये गठन करते हैं। और 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो से ये कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता देश की आजादी के लिए अंतिम संघर्ष प्रारंभ हो चुका है और इस संघर्ष में हमें आपका पवित्र आशीर्वाद चाहिए। खैर, आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है मैंने। और भी चर्चाएं जो गांधी जी की चल रही थी वो चलती रहेंगी, और आगे का जो वीडियो पढ़ेंगे वो गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी को भी लेके चलना है हमको आजादी तक, 1948 तक। सो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।